चले दोस्तों, क्या पढ़ लिया था पिछली क्लास में सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था पिछली क्लास में, सेल्स ऑफ ग्रोथ का, है ना? इधर ध्यान दो, बात मत करो। तीनों बहनें क्या कहने, सुनो इधर। क्या पढ़ा था सर? अनपेड। भाई इतनी दूर बैठ गया आज। चलो कोई नहीं, फोटो मेरे पास है। कह रहा फोटो। अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है सर? दो लोग होते हैं जो अनपेड सेलर होते हैं, जिसको पूरा पैसा ना मिला हो या जिसका चेक क्या हो गया हो, डिसऑनर। फिर ये हमने राज की बात पढ़ी थी। इन राज की बात को हमने क्वेश्चंस के फॉर्म में हमने लिख लिया था। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन बने थे? 7। ठीक है। उसके बाद अनपेड सेलर होने से फायदा क्या है? देखो, नुकसान तो ये है कि पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन फायदा क्या है? आपको 2 अधिकार मिलते हैं, है ना? बचपन से जो मिलता आ रहा है वही तुमने खुद बोला था सर। पहला अधिकार ये होता है कि सेलर को बायर क्या कर देंगे? बायर के ऊपर केस करेंगे, पैसा निकाल। पर ये सेकेंडरी होता है। क्या होता है? ये सेकेंडरी होता है जो आज पढ़ेंगे, है ना? राइट। प्राइमरी अधिकार क्या होता है? जस्ट इन रेम। प्राइमरी अधिकार क्या होता है? जस्ट इन रेम। जस्ट इन रेम कहता है राइट अगेंस्ट द गुड्स। इसमें 3 अधिकार होते हैं। पहला अधिकार होता है जो अकाउंट्स में हमने पढ़ा, इक्विटी शेयर वाला, जिसे अकाउंट्स में आप क्या बोलते हो? फोरफीट। तो जिससे अकाउंट में फोरफीट बोलते हो उसे अपने यहाँ क्या बोलते हैं? राइट ऑफ लियन। ठीक है ना? तो राइट ऑफ लियन मतलब गुड्स को जब्त कर लेना। गुड्स को जब्त करने की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या होती है? कि गुड्स मेरे पास होने चाहिए, तभी मैं उन गुड्स को जब्त कर पाऊंगा। अगर मेरे पास गुड्स नहीं है तो मैं उन गुड्स को जब्त। इसलिए जब कंपनी ये कहती है कि हम क्या करेंगे? शेयर्स फोरफीट करेंगे, तो इसका मतलब ये कि शेयर्स किसके पास है? कंपनी के पास है। अगर मैं राइट ऑफ लियन नहीं लगा पा रहा तो मैं क्या लगाऊंगा? सनी देओल को क्या बोलेंगे कि भाई तू रास्ते में जिस भी जगह पे हो, एक मोड़ आया, वहां से ट्रक वापस मोड़ लाना है। ठीक है ना? चाहे मैंने राइट ऑफ लियन लगाया हो, चाहे मैंने सनी देओल को रास्ते से वापस मंगा लिया हो, इन दोनों को काम करने का नतीजा क्या होता है? दोनों को ही मैं क्या करूंगा? रीसेल करूंगा। नहीं पढ़ा था? ठीक है। फिर हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी, सेक्शन 49। इंपॉर्टेंट बात क्या है? सेक्शन 49। 4 केस होते हैं जब आपका राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है। ठीक है, बोलो। ट्रक को दे देना, एजेंट को दे देना, माफ कर देना, या सब सेल को कंसेंट दे देना। ठीक है। फिर हमने बताया राइट टू स्टॉपेज। राइट टू स्टॉपेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंसॉल्वेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है राइट टू स्टॉपेज में? इंसॉल्वेंसी। क्या बात है? इधर ध्यान दो, इंसॉल्वेंसी, है ना? अगर रास्ते में बायर इंसॉल्वेंट हो गया तभी क्या लगता है? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है। फिर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राइट टू स्टॉपेज लूज। कब राइट टू स्टॉपेज क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। कितने थे? जिसमें से 6 में तो राइट टू स्टॉप एंड हो जाएगा, लेकिन 1 में गुड्स अभी रास्ते में माना जाता है। तो वो जो एक पॉइंट कौन सा था जिसमें गुड्स अभी भी रास्ते में माना गया? ये वाला पॉइंट, जहां बायर भी नहीं सामान पकड़ रहा और सेलर भी सामान नहीं पकड़ रहा, तो हम क्या मानेंगे? गुड्स कहां हैं? रास्ते में। लेकिन मैं ये कब बोलूंगा राइट टू स्टॉपेज एंड हो गया? पहला, जब बायर ने क्या किया? उसकी डिलीवरी ले ली। दूसरा, जब सामान डेस्टिनेशन में पहुंच गया और सनी देओल क्या बोल रहा? दरवाजा खोल दे, तेरा सामान लेके खड़ा हूं। इसके ऊपर केस स्टडी आई हुई एग्जाम में, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें दिखा दी थी, है ना? अपने ही नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना? ठीक है। बस यहां पे सनी देओल बोलता है कि मैं सामान लेके खड़ा हूं, वहां पे स्टेशन मास्टर बोलता है कि तुम्हारा सामान मेरे यहां पे पड़ा है। ठीक है, याद आ गई बात? तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी आ चुकी है, किसी पे भी केस स्टडी आ सकती है। अगर शिप से सामान आया तो 2 सवाल पूछे जाएंगे कि शिप बायर का एजेंट बन के आया है या फिर वो ट्रांसपोर्टर है। समझ में आ गई बात? अगली बात, अगर शक्ल देख के क्या बोला? मैच नहीं कर रही। अब देख ले, मैच कर रही है नहीं कर रही? आज बिल्कुल नहीं कर रही। कल टोपी नहीं पहनी थी, आज टोपी पहनी हुई है। ठीक है। तो इसमें बायर की गलती मानी जाती नहीं मानी जाती? नहीं मानी जाती। तो ट्रांजिट क्या माना जाता है? एंड। और आखिरी में, अगर आपने आधे गुड्स पे राइट टू स्टॉपेज लगा दिया है तो, और आधा गुड्स पहुंच चुका है, तो आधे पे राइट टू स्टॉपेज लग सकता है। जो पहुंच गया उस पर नहीं लगेगा, लेकिन जो नहीं पहुंचा उस पर लगेगा। और आखिरी में, अगर आपने सब सेल को क्या दे दी? तो जब तुमने खुद ही कह दिया कि भैया सामने सामान बिक दे तो स्टॉपेज क्यों लगाना? तुमने खुद ही तो बोला बिक दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सेक्शन 51।
ठीक है, तो सेक्शन 51 से क्वेश्चन बन जाता है और बच्चा इसे ही नहीं पढ़ के जाता। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ लिया था, फिर हमने दोनों के डिफरेंस पढ़ लिए थे। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। सर आज क्या हो सकता है, अब सुनेंगे ध्यान से। अब भाई, अब एक बेचारा ईमानदार सेलर, एक बेचारा बहुत ही ज्यादा ईमानदार सेलर, उसने सामान बेचा किसको? तुम्हारी तरह चालू बायर को। किसको सामान बेचा बाबू? चालू बायर को। चालू बायर ने को जब सामान बेचा तो ऑब्वियसली बात है, वो चालू को चालू क्यों बोल रहा हूं मैं? चालू ने क्या नहीं किया होगा? अभी पैसा, इसलिए इस ईमानदार सेलर को क्या नाम दिया गया? अनपेड। ठीक है, अब चालू बायर ने क्या किया? वही सामान है ना, डॉक्यूमेंट के थ्रू, मान लो भाई सामान उसके कहां रखा है? सामान उसके यहां फैक्ट्री में रखा है। किसकी फैक्ट्री में रखा है? सेलर की फैक्ट्री में रखा है। तो सेलर की फैक्ट्री में अगर कोई सामान रखा होता तो भी क्या हो सकता है? सामान बेचा जाता है किसके द्वारा? उसने बेच दिया है सामान किसको? और उसका नाम हमने रखा भोलू बायर। क्या रखा इसका नाम? भोलू बायर। और भोलू बायर ने क्या किया? इतना बेचारा भोलू, इतना ईमानदार, उसने उसका पैसा भी दे दिया। समझ आ गई सेल? सेलर ने, ईमानदार सेलर ने पहले ये किया, चालू बायर ने फिर क्या किया? सेल कर दिया सामान। और चालू बायर इतना चालू निकला, भोलू बायर को ये कह दिया भाई तूने सामान खरीद लिया, पैसा मुझे दे दिया, अब एक काम कर, तुझे एक एड्रेस दे रहा हूं, यहां से जाके सामान पिक कर ले। यहां के जाके क्या कर? सामान पिक कर ले। भोलू बेचारा, अभी तो भोलू नाम है उसका, भोलू कहने लगा ठीक है भाई एड्रेस बता दो, लोकेशन भेज दो भाई, लोकेशन। भोलू बेचारा लोकेशन लेके कहां चल दिया? घुटनों के बल चल दिया। ठीक है, अब भोलू बेचारा ईमानदार सेलर के पास पहुंचा, सेलर से कहने लगा भैया ये पर्चा मिला है मुझे चालू बायर से, है ना, उसने बोला तुम्हारे यहां से सामान ले लूं मैं, तुम्हारे यहां से मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। गलत जवाब, गलत। भोलू, इतना भोलू बेचारा ऐसे मुंह बना रहा है, सर भैया देख लो, भैया नहीं हो, तुम्हारे बचपन की फोटो, चलो तुम्हारी नहीं मेरे बचपन की फोटो बस, ठीक है। अब वो कह रहा देख लो भैया नहीं हो, ओ भाई देख ले बहन नहीं है, रोज बातें मत कर, बहन इधर थोड़ा सा, एक एक सीट छोड़ के बैठ जाओ, है ना, कोरोना काल की तरह, कोरोना फैल जाए एक दूसरे से, एक सीट छोड़ दो भाई, ठीक है। अब बताओ, अब ये भोलू बायर तुम्हारी तरह इतना भोलू है, कह रहा है कि भाई मैं तो भोलू हूं, देख लो भाई शक्ल से कितना भोलापन, है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा? अबे नहीं मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा। सुन तो लो मेरी बात, अब सुनो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ। जज ने ऐसा क्यों कहा? जज ने बोला कि भाई दुनिया में कभी भी अनपेड सेलर के राइट को खत्म नहीं किया जा सकता। इवन देयर इज अ सबसेल बाय द बायर, स्टिल अनपेड सेलर का राइट क्या रहेगा? जिंदा, दोनों राइट जिंदा रहेंगे। अगर सामान रास्ते में है तो भी अनपेड सेलर का राइट जिंदा रहेगा, और अगर सामान फैक्ट्री में रखा है तो भी लियन का राइट जिंदा रहेगा, है ना। तो जज साहब ने क्या फैसला किया? जज साहब ने फैसला किया अनपेड सेलर राइट डज नॉट डिलीट या डज नॉट, है ना, डिस्ट्रॉय, जिसको क्या वर्ड दिया? अनपेड सेलर राइट डज नॉट अफेक्टेड। अनपेड सेलर के राइट अफेक्टेड नहीं होंगे, दोनों के दोनों क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। राइट ऑफ लियन सेक्शन 47 भी जिंदा रहेगा, राइट टू स्टॉप सेक्शन 50, दोनों सेक्शन जिंदा रहेंगे। इवन देयर इज अ सबसेल बाय द बायर, सबसेल कर दी चालू बायर के द्वारा, सबसेल कर दी, तो भी सबसेल के बाद भी दोनों के राइट, दोनों राइट क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। यानी कि जज किसके फेवर में है? नहीं, अनपेड सेलर के फेवर में।
ठीक है। अब अनपेड सेलर क्या करेगा, राइट ऑफ लियन भी करेगा, राइट टू स्टॉपेज भी करेगा। अब भोलू कितना ही भोलू हो, जब उसको सामान नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा, अब वो चालू के ऊपर केस करेगा। क्योंकि भाई तूने सामान दिया, जिस फैक्ट्री का एड्रेस दिया, मैं वहां गया, वहां तो उसने दिया नहीं मुझे, अब ताला तोड़ तोड़ के कुछ जाऊं किसी घर पे। अब वो कह रहा दोबारा चला जा, वो दोबारा नहीं दे रहा। फिर भोलू क्या बोलेगा, कहेगा भाई मैंने 2-3 बार पूछ ली उससे, वो नहीं दे रहा, तू या तो मेरा पैसा लौटा दे या फिर मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा, केस करूंगा। इसका मतलब सामान किसी और का है और तूने झूठे डॉक्यूमेंट्स के द्वारा क्या किया, मुझे बेच दिया, तो तेरी इस गलती से तुझे तो मिलेगी ना भाई। तो इस केस में भोलू बायर के साथ कानून है और ईमानदार सेलर के साथ कानून है। तो ईमानदार सेलर रिफ्यूज कर सकता है भोलू बायर को क्या देने से, गुड्स देने से। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। इसका मतलब ये लिखना पड़ेगा, इस केस से फैसला हुआ, ठीक है। केस याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो कोई बात नहीं ना, थोड़ी टिपिकल केस है, ठीक है। एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट सेल्स और गुड के केस थोड़े टिपिकल है। देखो क्या लिखा है, 100 पैकेट पापड़ के बेचने थे वाई को, वाई ने 80 पैकेट बेचे, है ना, किसको, समझ गए। एक्स कौन हुआ, कौन से सेलर, ईमानदार सेलर। वाई कौन हुआ, चालू बायर। और जेड कौन हुआ, भोलू बायर, ठीक है। पैसे पे नहीं किए, क्या एक्स जेड को पैसा देने से मना कर सकता है, सामान देने से, सॉरी, क्या एक्स जेड को सामान देने से मना कर सकता है। एक्स रिफ्यूज टू मेक द फर्दर डिलीवरी टू, वैलिड इनवैलिड, जज ने कहा बिल्कुल वैलिड है, मना कर सकता है भाई। इट वॉज हेल्ड दैट एक्स वॉज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज द फर्दर डिलीवरी ऑफ पापड़ टू जेड। अब वो कह रहा है भाई मैं तुझे सामान, क्या कह रहा है वो, सामान तुझे मैं नहीं दूंगा। जमती है बात, पढ़ो ना। अरे ये भाई ईमानदार सेलर के ऊपर क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, एक्स। चालू बायर के ऊपर क्या लिख दूं, भोलू बायर के ऊपर क्या लिख दूं। यहां पर जो सामान बेचा वो क्या बेचा, सामान, गुड्स तो कोई भी हो सकता है। अब जितना सामान डिलीवरी का है, इसने क्या किया, पैसे दिए नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। अब वो ये पूछ रहा है कि क्या एक्स जेड को पापड़ देने से मना कर सकता है। हाँ, आप बोल सकते हो कि एक्स जेड को पापड़ देने से इसलिए मना कर सकता है क्योंकि चालू बायर ने अभी तक उसको पैसा। तो अगर तुझे पापड़ चाहिए तो मुझसे बात मत कर, किससे जाके बात कर, वाई चालू बायर से बात कर। यही बात लिखिए, एक्स इज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज फर्दर डिलीवरी ऑफ पापड़ टू जेड। वो ऊपर वाला डायग्राम इस केस लॉ है ना, तो पहले ऊपर वाला डायग्राम समझेंगे, फिर इस केस लॉ को फिट करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। लेकिन भाई एक अजीब सी बात है कि दुनिया में कोई लॉ बना तो उसका एक्सेप्शन, तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, तो एक्सेप्शन क्या बोलोगे भाई लोगों, एक्सेप्शन क्या बोलोगे। इसका मतलब अगर मैं एक्सेप्शन बोल तो कौन केस जीतेगा, नहीं, भोलू। चालू बायर कभी नहीं जीतेगा, भोलू जीतेगा। अब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को, इस पॉइंट का एक्सेप्शन निकालूं, तो होश में लिख लेना जब जिस कॉपी में भी डायग्राम बना रहे हो। इस एक्सेप्शन का मतलब क्या है, गुड्स ईमानदार सेलर को भोलू को देने पड़ेंगे। यानी यहां लिख दो गुड्स किसके, गुड्स भोलू बायर के। इवन सेलर इज अनपेड, इवन गुड्स भोलू बायर के, इवन सेलर इज अनपेड, इसी को तो एक्सेप्शन बोलेंगे, है ना। समझ में आई ना बात, इसमें कोई खतरनाक बात तो है नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसको जज बोलते हैं जनरल रूल। क्या बोलते हैं इसको, हमेशा लॉ में क्या बोला जाता है। और उस जनरल रूल के विपरीत अगर कोई केस आता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। तो जनरल रूल बताओ क्या है, अनपेड सेलर के राइट हमेशा जिंदा रहेंगे, इवन देयर इज अ सबसेल। अनपेड सेलर के राइट हमेशा जिंदा रहेंगे, इवन देयर इज अ सबसेल बाय द चालू बायर। अब इसका एक्सेप्शन क्या बना, अनपेड सेलर के राइट खत्म, अनपेड सेलर के राइट खत्म, फॉर द सबसेल ऑफ चालू बायर टू द भोलू बायर।
अब जब भोलू बायर जाएगा और ईमानदार सेलर से कहेगा सामान दे, और ईमानदार सेलर सामान देने से मना नहीं कर सकता, कब? एक केस जो तुम पहले से जानते हो, बताओ। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अगर ईमानदार सेलर ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, ईमानदार सेलर ने कहा कि भाई ए चालू बायर बेच दे, क्या कर दे? तो चालू बायर ने भोलू को जब सब सेल करी तो कैसे करी? सेलर से पूछ कर करी। बोलो भाई, है कि नहीं बात? अब जब भोलू बायर सामान पिक करने पहुंचा, कहां पर? ईमानदार सेलर को, तो सेलर को देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा सामान? क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज सबसेल इज कंसेंटेड बाय द सेलर। दिस सबसेल इज कंसेंटेड बाय द, ये लो मैं एरो बना देता हूं। अगर ऐसा हुआ है तो एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो एक तो बहुत आसान सी बात है, सेलर ने बोल दिया बेच दे, चालू बायर ने क्या किया? बेच दिया। अब पैसा पेंडिंग है तो सेलर ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, भाई बेच दे। क्या और कोई तरीका है? एक तरीका और है, जब सामान भोलू बायर का होगा, जब सामान भोलू बायर का होगा, गुड्स भोलू बायर के होंगे, एक तरीका और है, और वो तरीका है नहीं, जब भोलू सच में भोलू निकले। जब भोलू क्या निकले? सच में भोलू निकले। यानी जो तुम बोल रहे थे कि भोलू सच में भोलू निकले, और भोलू बायर ये बोल दे कहां पे जाकर? जज के सामने जाकर कि सर मैं कौन हूं? मैं तो गुड फेथ बायर हूं। यानी मैंने जब परचेस किया तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि चालू बायर इतना चालू है कि मुझे सामान दे रहा है, लेकिन जिससे खरीदा उसकी पेमेंट नहीं करी, है ना? और मुझे चालू बायर की शक्ल से, चालू बायर के तरीके से किसी भी इस बात का शक ही नहीं हुआ कि चालू बायर कौन है? सच में चालू है। और तीसरी बात बताओ क्या बोलेगा? सर ये सब तो ठीक है, साथ में देखो मैं इतना ईमानदार हूं कि मैंने क्या कर रखा है। बस जज साहब का दिल यहीं पिघल गया। जज साहब ने बोला अगर भोलू बायर इतना भोलू है कि उसने क्या किया? एक तो पैसा पे कर दिया, और पैसा पे के साथ साथ वो क्या था? गुड फेथ था। पैसा पे के साथ तो क्या था? तो सामान किसका हो जाएगा? भोलू बायर। समझ गए? तो इसको मैंने पिछली क्लास में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में आने की संभावना इसकी होती है, क्योंकि बच्चा इसमें गलती करता है। तो इसमें दो लॉ निकल के आए, पहला जनरल और दूसरा तो एक्सेप्शन हो गया ये वाला लॉ, और ये हो गया जनरल लॉ। हाँ, इस वाले केस में ईमानदार सेलर का नुकसान हो गया। ईमानदार सेलर को अब चालू बायर के ऊपर केस करना पड़ेगा, यहां केस करना पड़ेगा। भाई इसमें तो कोई केस का मतलब ही नहीं है, इसमें तो भैया तुमने खुद बोला है। हाँ, इस केस में भोलू बायर के फेवर में केस देने की वजह से ईमानदार सेलर को नुकसान। अब ये बात कैसे लिखी है? ये बात लिखिए, द अबव रूल हैज टू एक्सेप्शंस। अबव रूल हैज टू एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन, इसको हाईलाइट कर लेंगे किताब में। दूसरा एक्सेप्शन, गुड फेथ प्लस वैल्यू मतलब मनी पेड। वैल्यू मतलब मनी। समझ में बात? ये केस लॉ का नाम याद ना हो, एक बार केस लॉ पढ़ लेना। वॉर फिंगर का मतलब होता है शिप। वॉर फिंगर के ऊपर क्या लिखना? शिप। शिप वाले को सामान दे दिया, उसने बोला पैसे बाद में दूंगा, से पहले सामान बेचूंगा, आगे पैसे बाद में दूंगा। तो बताओ ए ने किसको सामान बेचा और बी ने किसको बेच दिया? और अभी पैसा पेंडिंग है या नहीं है? पैसा पेंडिंग है और कह रहा बाद में दे दूंगा। अब देखो ध्यान से, एनीवे बी फेल टू, क्या बी ने पेमेंट करी ए को? नहीं। ए कह रहा है कि मुझे राइट ऑफ लियन लगाना है, जो मुझे सामान सी को देना है वो मुझे राइट ऑफ लियन लगाना है। क्यों? क्योंकि बी ने किसको बेच दिया सामान, और सी ने क्या किया? बी को पे भी कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ ए की कंसेंट है या नहीं है? है, लिखा तो है।
बी ने क्या बोला कि भाई मैं तुझे पैसा दूंगा फ्रॉम द सेल प्रोसीड रिकवरी फ्रॉम एज, जब मुझे कस्टमर पैसा देगा तब मैं तेरे को पैसा दूंगा। इसी शर्त पे तो सामान बेचा है बाबू, इस शब्द में कच्चा खा गए तुम। एग्रीड, ये वो शब्द है जो एक्सेप्शन नंबर 1 में आता है। एग्रीड का मतलब, एग्रीड भाई एग्रीड, अब देखो ये जो लॉ है ये कंसेंट, इसका कोई सिनोनिम ही तो यूज करेगा ना एग्जामिनर, सीधा सीधा लॉ थोड़ी तुम्हें दे देगा कि सेलर हैज गिवन द कंसेंट टू द बी, नहीं, कंसेंट का सिनोनिम यूज होगा। और कंसेंट का सिनोनिम क्या बनेगा? एग्रीड। जो भी लॉ है उसका सिनोनिम एग्जाम में यूज किया जाता है, क्योंकि लॉ तो तुम्हें बताना है। अगर लॉ ही क्वेश्चन बता देगा तो फिर तुम क्या लिखोगे, है ना? तो हमेशा सिनोनिम यूज दिया जाएगा और सिनोनिम की जगह पर तुम्हें क्या यूज करना है? लॉ यूज करना है। एग्रीड हेयर मींस, एग्रीड हेयर मींस, तो यही मैं आंसर लिख रहा हूं। द सेलर हैज गिवन द असेंटेड, या सेलर हैज असेंटेड द रीसेल। रीसेल का मतलब यहां क्या है? सब सेल। तो ए इज राइट ऑफ लियन डिफीटेड, ए का राइट खत्म हो जाता है। और ये वाली बात आसान है, इसमें दो बातें एग्जाम में देखनी है, क्या वो गुड फेथ बायर है पहली बात, और क्या उसने कंसिडरेशन दिया है दूसरी बात। समझ गई बात? बोलो भाई, ठीक है। सेम बात जो रूल लगता है, सेम रूल लगता है अगर चालू बायर ने वही सामान भोलू बायर को गिरवी रख दिया। क्या रख दिया? गिरवी, है ना? तो लास्ट मेंशन ट्रांजैक्शन इज प्लेज। क्या अनपेड सेलर के राइट जिंदा रहेंगे? रहेंगे, है ना? अनपेड सेलर के राइट हमेशा क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। तो राइट ऑफ लियन और राइट टू स्टॉप इज एक्साइज, सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द प्लेजी, सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द प्लेज। ठीक है ना? बोलो भाई कि जो भी सब बायर, जो भी प्लेजी को राइट है, उसके राइट को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं? राइट ऑफ लियन लगा सकते हैं। अब जैसे कि क्या हो सकता है, मान लो, सुनो ध्यान से, इसको गिरवी, इसने क्या किया? इसको सामान क्या कर दिया? गिरवी रख दिया, ठीक है। अब ये बताओ, सी सामान गिरवी रख दिया ना, सामान क्यों गिरवी रखा होगा? सी ने इसको क्या दिया होगा? पैसों को क्या बोलेंगे? लोन। लोन के टाइम पर तो गिरवी वर्ड आता है। अब इसने लोन नहीं चुकाया इसका, इसने लोन नहीं चुकाया इसका, तो सी क्या करेगा? क्यों नहीं, सामान बेचेगा, सेल कर देगा, कर देगा नहीं कर देगा? तो सी इस सामान को क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। यही सी का क्या है? राइट है। अब इसमें एक राइट क्या जुड़ता है कि जब सी सामान बेचेगा तो जो ईमानदार सेलर है, ईमानदार सेलर सी को यह बोलेगा कि भाई हो सकता है तेरे पास दो सामान पड़े हो, एक सामान किसका है? सेलर का, और एक सामान किसका है? चालू का। चालू बोले तो बी, ठीक है। सेलर का जो सामान है वो है 10 लाख का, चालू का जो सामान है वो है 20 लाख का, ठीक है। और जो लोन है वो कितने का लिया? मान लो 15 लाख। अब तुम खुद मुझे बताओ कि जब सी सामान को बेचने जाएगा, जब सी सामान को बेचने जाएगा तो पहला कौन सा बिकना चाहिए? चालू का ही, या ईमानदार सेलर का बेच दोगे? तो चालू का ही तो बेचोगे ना। तो जज ने ये बात लिखी है, अगर अमाउंट कम है या अमाउंट इतना है, तो जब भी पहले आप किसी का सामान बेचोगे तो पहले किसका बेचोगे? पहले सामान उसका बेचोगे जो चालू बायर की ओनरशिप का था, उसके बाद आपको राइट किसका मिलेगा? ये लिखी बात। अदर गुड्स कौन से हैं? चालू के, टू सेटिस्फाई द क्लेम। तो सबसे पहले किसका सामान बेचना है? बोलो। अगर भोलू बायर भोलू है और भोलू बायर सच में भोलू है और उसने सामान खरीदा नहीं, तो सामान गिरवी रखा है, तो जब वो सामान बेचने जाएगा तो पहले सामान किसका बेचेगा? पहले उस चालू बायर का सामान बेचेगा जिसने उसको सच में गिरवी रखा था। उसके बाद भी अगर उसका पैसा बच जाता है, उसके बाद ही उसे किसका सामान बेचने का राइट है? उसके बाद ही उसे अनपेड सेलर का बेचने का राइट है। याद हो जाएगी बात? बोलो, भूल ना जाना ये वाली बात, ठीक है। अब अगली बात ये बताओ, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था नोटिस कब देना होता है?
अनपेड सेलर, ओ भाई अनपेड सेलर जब सामान बेच देगा तो नोटिस कब देना है? शेयर्स वाले केस में याद है तुमने बताया था, शेयर्स वाले केस में 45 डेज का नोटिस दिया जाता है। तो शेयर पेरिशेबल है नॉन पेरिशेबल है? तो जब भी मैं शेयर्स को रीसेल करूंगा तो जो मेरा ओरिजिनल बायर है जिसने कॉल इन एरियर नहीं दी उसको नोटिस देना कितने दिन का? 45 डेज। नोटिस का मतलब क्या होता है? हाँ, यानी पैसा 45 दिन में कॉल इन एरियर भर दे। अगर तू 45 दिन में कॉल इन एरियर नहीं भरेगा तो मैं इसी शेयर्स को री सेल या रीइश्यू कर दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, जब मैं रीइश्यू करता हूं तो मान लो 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए की कॉल्स आ चुकी थी, 2 रुपए की कॉल इन एरियर थी, 2 रुपए की कॉल इन एरियर बायर ने नहीं दी, बायर कह रहा कर दे रीइश्यू, फिर बायर कह रहा रीइश्यू कर दिया, तुम कह रहे हो हाँ कर दिया, फिर बायर कह रहा मेरे 8 रुपए तो दे दे। क्या बात कर रहे हो? नहीं मिलेंगे। अरे यार तुमने जब उसे रीइश्यू किया, होश में सुनना, तुमने जब उसे, तो तुमने रीइश्यू करते टाइम पर उसे रीइश्यू क्या 2 रुपए में किया था? कितने में किया? कर सकते हैं, लेकिन बताओ अकाउंट के क्वेश्चन में कितने में कर देते हैं? जब मोस्टली एट पार कर देते हैं। तुमने चलो उसे रीइश्यू कितने में किया? क्योंकि कोई भी कंपनी पागल थोड़ी है जो किसी नेक्स्ट बायर को बताएगी 8 तो पहले से वसूल लिए थे, 2 ही रह गए थे, 2 तू ले ले। कंपनी क्या बोलेगी कि भैया तुझे ही करने हैं, 10 का शेयर है किसी से पूछ ले, 10 तू दे दे। अब जब तुमने न्यू बायर से 10 रुपए ले लिए, जो पुराना डिफॉल्टिंग बायर था उसने तुम्हें कितने रुपए दे रखे हैं? वो कह रहा भाई 8 तो दे दे, क्योंकि 8 रुपए क्या हो गया तेरा? प्रॉफिट हो गया ना, फायदा हो गया। भाई 10 की चीज 10 के सामान के 18 नहीं मिल गए, 8 पहले वाले से और 10 नए वाले से। तो पुराने वाला ये कह रहा है भाई तूने रीइश्यू 10 में किए मुझे पता है ना, राइट? तूने मुझसे कितने ले लिए? 8। तो जो तेरा 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे दे दे यार, मेरा क्यों नुकसान कर रहा है? देंगे नहीं देंगे? दे सकते हैं। नहीं अरे देखियो, जब मैं कह रहा हूं दे सकते हैं तो कोई ना कोई ऐसी कहानी तो होगी, कहानी तो नहीं, कोई ना कोई ऐसा लॉ तो होगा जहां देने पड़ेंगे। चलो मैं कहता हूं देने पड़ेंगे, बस 8 रुपए देने, अभी बढ़ा देता हूं, 8 रुपए देने पड़ेंगे अगर सेक्शन 54 के अंदर लपेटे में आ गए तो, है ना भाई? यही तो दिक्कत है भाई, ये वाली बात कंपनी लॉ में तुम्हें पढ़ाई नहीं जाती कभी, क्योंकि सीए इंटर फाइनल में पढ़ोगे बात है, अभी तो वो अकाउंटिंग पर्पज से बता दी जाती है, इतना ही बहुत है ना? नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा, ये बात इंटर वाले भैया से कहना, है ना? मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा, ठीक है? कंपनी लॉ में क्या लिखा है मैं ये नहीं पढ़ा रहा, मैं तो पढ़ा हूं सेल्स ऑफ गुड एक्ट में क्या लिखा है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में लिखा है, सुनेंगे ध्यान से, ये टेबल बना रखे, इसको समझेंगे, ठीक है ना? इसको हटाते हैं। अनपेड सेलर, सुनो मैंने क्या बोला, अनपेड सेलर को क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया, कितने रुपए का? 8 रुपए का। भाई 2 रुपए का सामान था, उसने नए बायर को कितने का बेचा? 10 का, 8 का प्रॉफिट कमा लिया ना भाई। 10 रुपए के शेयर थे, 8 मैंने किसी से ले रखे हैं, वो सामान कितने का रह गया? 2 रुपए का। 2 रुपए की जगह मैंने आगे वाले से कितने ले लिए? 10, तो प्रॉफिट कितना कमा लिया? आगे वाले से 8 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब उस 8 रुपए पे जो प्रॉफिट कमाया है, क्या मुझे वो पुराने वाले सेलर को देना है या नहीं देना, ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनना ध्यान से, यहां कह रहे हैं देना पड़ेगा। प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? पुराने वाले ओरिजिनल बायर को देना पड़ेगा। ओरिजिनल बायर हैज द राइट टू रिकवर द प्रॉफिट। ओरिजिनल बायर को प्रॉफिट देना पड़ेगा अगर तुमने 45 दिन का नोटिस नहीं दिया। नहीं, नॉन पेरिशेबल की समझा रहा हूं मैं। शेयर्स क्या है? तो नॉन पेरिशेबल की बात कर रहे हैं ना। अगर तुमने 45 दिन का, बस ये बात अकाउंट्स वाले भैया नहीं बताते, क्योंकि वहां इस तरह की अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सिखाई नहीं जाती, ये सिखाएंगे सीए इंटर फाइनल में जाके, है ना? वो तो ये कहते हैं भाई कॉल सिनेरियर हो गया जब्त कर लो, क्योंकि अकाउंट्स के जितने भी क्वेश्चन तुमने करे हैं आज तक, उन सभी में कॉल सिनेरियर क्या होती है? नोटिस देकर जब्त हो जाती है। कभी भी क्वेश्चन में आज तक आया कि 45 दिन के अंदर बायर सुधर गया और वो बिल्कुल 44वें दिन जाके कह रहा है ये ले पकड़ 2 रुपए? आया? इसलिए तो नहीं आया,
अब आया नहीं, इसलिए तुम्हें तुम्हारे घुटनों में बात हजम नहीं हो रही कि ऐसा भी हो सकता है। भाई ऐसा हो सकता है। अगर नोटिस नहीं दिया तो किसका फायदा? कौन कौन, न्यू या ओल्ड? बताओ, ओल्ड बायर। ठीक है ना। अगली बात, नोटिस दे दिया, नोटिस दिया था 45 दिन का, तो 8 रुपए किसके? तो 8, क्या ओरिजिनल बायर के 8 रुपए होंगे? नहीं, 8 रुपए किसके? कंपनी के। तो लिख दूं यहां पर, दैट इज 8 रुपीज इज द प्रॉफिट ऑफ अनपेड सेलर। एग्जाम में कंपनी मत लिखना, एग्जाम में क्या लिखना है? अनपेड सेलर। ठीक है भाई, बोलो, समझ गई बात? अगली बात सुनो, कौन से किसकी बात कर रहा हूं मैं? नॉन पेरिशेबल नेचर की। मान लो, अच्छा अकाउंट्स वाले भैया ने ये बोला कि रीइश्यू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है। इसका मतलब ये कि 8 रुपए मैंने पुराने वाले बायर से लिए, ठीक है, कोई भी खरीदार मिल नहीं रहा था, कंपनी को गुस्सा आया, कंपनी ने बोला 1 रुपए में ले लो। ठीक है, तो 1 रुपए में क्या किया? ले लिया गया। कोई और, अरे कोई और गुड्स ले लो भाई, ये बोतल ले लो यार, दिल पे मत लो, बोतल ले लो, है कि नहीं बात? एक ये बोतल थी 100 रुपए की, पुराने बायर ने कितने दिए? 80 रुपए। फिर इस बोतल का कोई खरीदार मिल नहीं रहा था, मैंने कहा 10 रुपए में ले लो भाई। इसका मतलब मैंने कितने रुपए का लॉस कर लिया? मैंने यहां पे 10 रुपए का लॉस कर लिया। अब सुनना ध्यान से, क्या ये लॉस, मैं चाहता हूं मैं ये लॉस रिकवर कर लूं, अनपेड सेलर राइट टू रिकवर द लॉस। किससे रिकवर करूं? बेईमान बायर से, पुराने बायर से। मैं कह रहा हूं कि ये 10 रुपए तू देगा क्योंकि तूने बेईमानी की है। वो देगा? देगा। अगर क्या दिया है उसे? अगर नोटिस दिया है तो अवेलेबल का मतलब है ओल्ड बायर शैल बियर द लॉस। अगर मैंने नोटिस नहीं दिया तो, नोटिस दिया नहीं, लॉस में बेच दिया, फिर मैं पुराने बायर को कह रहा हूं कि तेरी वजह, तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तेरी वजह से नुकसान हुआ, 10 रुपए निकाल, क्या देगा? नहीं। तो नॉट अवेलेबल का मतलब ओल्ड बायर शैल नॉट बियर द लॉस। ओल्ड बायर लॉस को नहीं झेले। बात समझ में आ गई? ये कब, कौन से उस पर लगेगा लॉ? पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल? अबे नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल में तो नोटिस ही नहीं देना, पेरिशेबल में तो नोटिस ही नहीं देना, वहां तो बिना नोटिस के बेच दो, वहां लॉस प्रॉफिट को लेना देना है ही नहीं। लॉस हुआ तो भी मेरा, अगर मैं सेलर हूं, प्रॉफिट हुआ वो भी मेरा, क्योंकि मुझे नोटिस तो देना ही नहीं है। ये लॉ कब लगेगा? अब जो तुमने न्यू बायर को सामान बेचा है, न्यू बायर को तुमने 10 रुपए का इश्यू किया शेयर, है ना, क्या शेयर उसके होंगे या वो कोई और शेयर्स को मांग सकता है? ये लिखी बात। न्यू बायर क्या माना जाएगा? गुड टाइटल माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? चाहे भाई ये वाली कैटेगरी में आ जा तू, चाहे ये वाली कैटेगरी में आ जा, न्यू बायर को तो ओरिजिनल टाइटल, गुड टाइटल मिलेगा ही मिलेगा। न्यू बायर कह रहा तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो, मुझे क्या पता, मुझे तो कंपनी ने बोला 10 का भाव है, मैंने क्या किया? 10 का ले लिया। कंपनी ने कभी मुझे बोला 1 रुपए का भाव है, मैंने कितने का ले लिया? 1 रुपए का। अब तुमने पीछे क्या किया है ना, है तुमने कंपनी के अंदर क्या किया, इसका मुझे लेना देना। तो जज ने बोला भाई तेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तू कहां से आ गया, तेरे से कोई बात नहीं कर रहा, तूने तो रीइश्यू वाले शेयर ले लिए ना, जितना तेरी जेब से चला गया, तेरे शेयर तेरे नाम के हो गए, परमानेंट, बात खत्म। झगड़ा तो इसका है। अनपेड सेलर ने प्रॉफिट में बेचा तो प्रॉफिट किसका, अनपेड सेलर ने लॉस में बेचा तो लॉस किसका। तो किसने बताई ये बात? सेक्शन 54 ने। किसने बता दी ये बात बाबू? 54 ने बताई ये बात, है ना। इस वाली बात को मैंने इस डायग्राम में या इस टेबल में बना दिया। बोलो भाई, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, क्या पढ़ लिया हमने? राइट अगेंस्ट द गुड्स। अब सुनना ध्यान से, सेलर ने सामान भेजा, सेलर ने सामान भेजा और गोडाउन में सनी देओल का ट्रक खड़ा है भाई, बायर के गोडाउन के अंदर। सनी देओल ने ताला लगा दिया। सनी देओल कह रहा अब तो तू अंदर आ गया भाई, अब इंसान ही अंदर जा सकता है, बाहर जा सकता है, सामान बाहर नहीं जा सकता।
पीटर तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, है कि नहीं बात? ये वाला डायलॉग बोल दिया, लेकिन अभी भी पैसा क्या था? पैसा पेंडिंग। ये बताओ क्या राइट ऑफ लियन लग सकता है? राइट ऑफ लियन के लिए सामान है ही नहीं, क्योंकि सामान का चला गया। क्या स्टॉप लग सकता है? बोलो, क्योंकि स्टॉप के लिए क्या होना चाहिए? तो सेक्शन 51 आ गया। सेक्शन 51 कह रहा है स्टॉप नहीं लग सकता क्योंकि ट्रांजिट एंड है ना। तो सेक्शन 51 कह रहा है 50 के साथ कि स्टॉप भी नहीं लग सकता क्योंकि ट्रांजिट क्या हो गई है? एंड हो गई। तो सेलर कह रहा मर गए पैसे, समझ गया ना। अब उसका एक नए अधिकार को जिंदा किया जिसको क्या बोलते हैं? हाँ, राइट अगेंस्ट द बायर। और राइट अगेंस्ट द बायर बाबू कितने होते हैं? 2। पहला स्यू फॉर द, और बाबू दूसरा स्यू फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। कि भाई मान लो सामान अंदर खड़ा है, अंदर करने के बाद कह रहा है सन लेवल को बाहर ले जा, मैं नहीं ले रहा। मैं क्यों नहीं ले रहा? नहीं ले रहा बस। तो स्यू फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। एक और राइट हो सकता है, मान लो अनपेड सेलर को जितनी देर तुमने डिले कराया है, भाई वो उसका क्या मांगेगा? ब्याज नहीं मांगेगा? ब्याज भी तो मांगेगा। कहेगा भाई तूने मुझे पेमेंट दिया 8 महीने के बाद, केस लड़ने के बाद, ये 8 महीने पैसा बैंक में रहता तो बैंक कम से कम 2-3% तो ब्याज देता, तो वो क्या मांगेगा? ब्याज भी तो मांगेगा। एक और चीज, ये तो कहानी जब है जब सामान कहां पड़ा है? बायर के गोडाउन में जा चुका है। सामान कहां पड़ा है? बायर के गेट पे खड़ा है। और बायर के गेट पे खड़े होकर बायर क्या कह रहा है? मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बायर इतना चालू था कि सामान की डिलीवरी होनी थी, मान लो आज 26 को सामान की डिलीवरी होनी थी, उसने 20 तारीख को बोल दिया मुझे सामान मत भेजियो, नहीं ले रहा। बोल क्या कर लेगा? मैं गुड्स नहीं लूंगा या मुझे गुड्स नहीं चाहिए। अब क्या ये धोखा नहीं हो गया? तो जज ने इसे नाम दिया ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। ब्रीच बाय द बायर बिफोर द ड्यू डेट। क्या नाम दिया इसे? ब्रीच बाय द बायर बिफोर द ड्यू डेट। इन चारों के ऊपर सेलर जो करेगा बायर के ऊपर केस कर सकता है, तो इसे बोलते हैं राइट अगेंस्ट द बायर। तो राइट अगेंस्ट द बायर बाबू 2 नहीं होते, राइट अगेंस्ट द बायर 4 होते हैं। एक होता है ब्रीच, एक होता है प्राइस, एक होता है नॉन एक्सेप्टेंस, और एक होता है ब्याज, है ना। ठीक है, PIN पिन करके याद कर लेना। पिन बॉल नहीं आता था एक गेम, तुमने कहां खेले होंगे 90s वाले गेम, है ना। कोई बात नहीं, चलो ना। तो पिन बॉल करके याद कर लेंगे। ये 4 राइट होते हैं किसके? बायर के नहीं, किसके? पढ़ के देख ले भाई। राइट ऑफ द अनपेड पहला, इसी राइट को बोलते हैं बाबू क्या? जस इन पर्सोनम, है ना, राइट इन पर्सोनम। किसके लिए स्यू करोगे? प्राइस ऑफ द गुड्स, है ना। अगला, अगर वो रॉन्गफुली प्राइस देने से मना करता है, suing for the price altogether the property and goods has not been passed and goods have not been applied to the contract। तो जिन गुड्स को वो लेने से मना कर रहा है ना, आधे गुड्स लेके आधे गुड्स लेने से मना कर रहा है, तो क्या करोगे? उसके लिए पैसे मांगोगे जिसके लिए गुड्स लेने से मना। अगली बात 56 क्या कहता है? किसके लिए स्यू करोगे? अगली बात रिप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट थी 26, मना कर रहा है वो कब? तो क्या करोगे? डैमेजेस क्लेम करोगे और उसके ऊपर, है ना, स्यू करोगे पैसा रिकवर करने का। और ब्याज, मुझे बताओ ब्याज कितना लगेगा? 5%, 10%, 15%, कितना ब्याज लगेगा? नहीं, सुनो, जज ने बोला या तो एग्रीमेंट में लिख लेना कि जितना पैसा डिले होगा उतने पैसे डिले पर 10% का ब्याज लगेगा। फिर तो भैया मियां बीवी राजी क्या करे काजी, है ना। फिर तो वही वाली बात है, जब तुमने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया बात खत्म।
लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा तो, है ना, बोलो। हाँ, तो डिसाइड करा जाए किस डेट से, जब पैसा ड्यू हुआ, और कब तक लगेगा, जब तक पैसा पे ना हो जाए। ठीक है ना, वो कोर्ट से पूछना पड़ेगा कितना पैसा चार्ज करना। 4 हो गए। ये हमने क्या पढ़ लिया पूरा, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स अगेंस्ट द, तो मैं यहां पर हमने कितने गुड्स लिख रखे हैं बाबू, 2 लिख रखे हैं, राइट। यहां पे भाई 2 और जोड़ लो तो मुझे यही याद हो जाएगा, राइट अगेंस्ट द बायर फॉर ब्रीच बाय द बायर, और राइट अगेंस्ट द बायर फॉर, हो गए 4। इसका चीट कोड यहां लिख लो, क्या, ठीक है। सेक्शन ना याद हो राइट अगेंस्ट द बायर के, कोई बात नहीं है ना, राइट अगेंस्ट द गुड्स के सेक्शन जरूर याद कर लेना। नोट कर लिया यही, बोलो भाई किताब में नोट कर लिया ना। लेकिन देखो भैया, वो स्त्री कुछ भी पूछ सकती है। मई 2025 का पेपर देख लिया, नलायक को सेल्स ऑफ गुड रेट तो देख लो, देख लिया तो बताओ सेल्स ऑफ गुड रेट में से क्या पूछा है, फिर क्या फायदा देखने का। क्वेश्चन वाइज क्या करो, नहीं सेल्स ऑफ गुड रेट 21 नंबर का आता है, ठीक है। तो कम से कम क्वेश्चन तो छांट लो कि ये पूछा। एक जो क्वेश्चन पूछा आईसीआई ने, बच्चा कह रहा है पढ़ के जाऊंगा राइट अगेंस्ट द बायर, अनपेड सेलर के राइट, एग्जामिनर ने पूछा मई 25 में ये राइट ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर, बच्चे पढ़ के ही नहीं गया, कह रहा है ये कब होता है, ऐसे कैसे हो गया। बच्चा क्या लिख के आ रहा है एग्जाम में, पिन बॉल, बच्चा क्या लिख के आ रहा है, मैंने कहा पिन बॉल क्यों लिख के आया भाई, कह रहा है सर राइट ऑफ द सेलर, राइट ऑफ द अनपेड। मैंने कहा अरे भाई क्वेश्चन तो पढ़ ले, क्या लिखा है, राइट ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर एज पर सेल्स ऑफ गुड रेट लिखा है, बच्चा लिख के आ रहा है राइट ऑफ द सेलर अगेंस्ट द बायर एज पर द सेल्स ऑफ गुड रेट। क्योंकि हमारी खोपड़ी क्या चलती है, आखिरी चैप्टर का नाम क्या है, आखिरी चैप्टर का नाम है अनपेड सेलर। तो इसका मतलब जो कुछ लिखना है किसके फेवर में लिखना है। अब यार बताओ इसमें आई से कह रहा है यार इससे आसान क्वेश्चन क्या दूंगा मैं, मतलब मैं कह रहा हूं बायर के राइट बता दो, बच्चा फिर भी क्या लिख रहा है एग्जाम में, तो आई से कह रहा है बताओ इसमें तुम ये कैसे कह दोगे पेपर टफ बना दिया लॉ का, पेपर लेंदी बना दिया। अरे सिंपल सी बात है, लेंदी इसलिए होगा क्योंकि तू इसे लिख रहा है, सजा सजा के इसमें मिलेंगे 0 नंबर, है ना, क्योंकि इसमें क्या मिलेंगे, इसके चक्कर में जिसका पेपर छूटा वो कह रहा है पेपर लेंदी है, और जिसने ठीक लिखा है वो कह रहा है नंबर तो मिल रहे, नंबर मिलेंगे क्यों, पूछ के रहा है राइट ऑफ द, तो फिर राइट ऑफ द सेलर लिखने पर नंबर 0 ही मिलने, राइट ऑफ द बायर। अरे ये कोई बात, सामान मंगाया तुमने अपने घर पे, पड़ोसी के सामान, पड़ोसी कह रहा आधा तो दे दे, तो क्यों दे दे भाई आधा, जब सामान तेरा नहीं है तो, नहीं घंटी तो बजाई है ना भाई तूने नहीं बात तो क्यों दे देगा नंबर। सुनो ध्यान से, अनपेड सेलर के खिलाफ क्या राइट हो सकते हैं, हो सकता है उसने एडवांस दे दिया हो कुछ, और एडवांस के बाद हो सकता है कि हमने कहा कि भाई जितना एडवांस दे दिया उसके हिसाब से क्या दे देंगे, डिलीवरी कर देंगे। या फिर हो सकता है कि बायर ने पूरा पैसा दे दिया हो और बायर को क्या नहीं मिल रहा, गुड्स, तो क्या क्या केस करेगा, स्यू फॉर नॉन डिलीवरी। बोलो भाई, स्यू फॉर नॉन डिलीवरी, सेम बात। कितने पैसे नहीं, एमपी माइनस सीपी। एक गुड्स जो तुमने, सुनना ध्यान से, एक गुड्स तुमने डील किया मुझसे 1050 रुपए में, मैंने तुम्हें सामान नहीं दिया, मार्केट में वो कितने का हो गया 1100 का, तो मैंने तुम्हारा कितने का नुकसान किया, 50 का तो नुकसान किया है। मैं तुम्हें 1100 रुपए क्यों दूंगा और मैं तुम्हें 1050 क्यों दूंगा। मैंने कहा भाई 1050 तो तेरी जेब से जाने ही जाने हैं, जाने जाने हैं ना, मेरी वजह तूने पड़ोसी से कितने खरीदा 1100 का, तो 50 ले ले,
तो जज ने बोला जब भी सी फॉर नॉन डिलीवरी होगा एमपी माइनस सीपी होगा। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, सीपी मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो मैं तुम्हें कितने डैमेज दूंगा, ये बात ध्यान रखना, कभी भूल जाओ एग्जाम में। वी कैन रिकवर ओनली 50 रुपीज पर पेयर। समझ में आई बात, हाईलाइट कर लेना। एमपी माइनस, इसलिए लिख रखा है एमपी माइनस सीपी, एमपी माइनस सीपी बुक में लिख के दे रखा है इसलिए, ठीक है। अगली बात, बायर कह रहा है मुझे 50 रुपए नहीं चाहिए, सेलर कह रहा है फिर क्या चाहिए, बायर कह रहा है जो वादा किया वो निभाना नहीं पड़ेगा, निभाना ही पड़ेगा। मतलब जूते कॉन्ट्रैक्ट किया ना, जूते दे दे, इसे बोलते हैं स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यानी जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया, पैसे मत दो, क्या दो, वो सामान ही देना पड़ेगा, वो सामान ही देना पड़ेगा। अब चाहे सेलर कह रहा 50 रुपए ले ले, वो कह रहा नहीं जूते ही दे, सेलर कह रहा चल 50 की जगह 500 ले ले एक्स्ट्रा, तब भी बाहर क्या कर रहा है, नहीं 5000 भी देगा तो भी नहीं लूंगा, मुझे क्या चाहिए बस। इसका मतलब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दो राइट, किसके राइट पढ़ रहे हैं हम, ये भूल मत जाना भाई एग्जाम में। अच्छा बताओ क्या बायर ही धोखाधड़ी करेगा, सेलर भी तो करता है। सेलर को सामान डिलीवर करना था 26 तारीख को, ठीक है, सेलर ने 20 को बोल दिया, ओ भाई सेलर ने 20 को बोल दिया कि 26 को मैं सामान डिलीवर नहीं करूंगा। अब बोलो, तो डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी या फिर डैमेजेस फॉर डिमिनिशन इन द प्राइस, सेम बात कि प्राइस उसके डेप्रिशिएट हो गए, है कि नहीं बात। तो यहां पर भी आप कितना मांग सकते, बायर कितना मांग सकता है, यानी डेप्रिशिएबल प्राइस के बाद मांग सकता है। कहता भाई ये प्राइस था, अब ये मुझे महंगा मिल रहा है, या सामान की वैल्यू गिर रही है, जो मैं आगे बेचता तो उतना नुकसान तुझे झेलना पड़ेगा। सेम बात है, पढ़ के देखना। क्या लिखा है, पैसे रिकवर करेगा नहीं करेगा, 100 रुपए तो रिकवर करेगा ही, साथ में डैमेजेस भी लेगा। पुलिस जो घर पे आ गई, क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ है, ब्रीच। ब्रीच मतलब, तो जब भी धोखेधड़ी बात होती है बड़ी बात होती है, धोखा देना मतलब बड़ी बात है। तो यहां तुम कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करोगे, यहां जो तुमने एडवांस दे रखा है वो एडवांस भी रिफंड होगा, साथ में क्या रिकवर होगे, जो मेंटल मान हानि हुई है कि भाई घर पे पुलिस आ गई, लोग क्या बोलेंगे घर पे पुलिस आ गई, तो उसके क्या मिलेंगे, डैमेजेस। मेंटल स्ट्रेस के क्या मिलेंगे। तो जब भी ब्रीच वर्ड देखो, धोखा वर्ड देखो, समझना कि भाई बड़ा बड़ा नुकसान है, जो पैसे के साथ साथ मेंटल टॉर्चर पे लेके जाता है, ठीक है ना। ये लिखी बात। बायर ने क्या बोल दिया, ड्यू डेट से पहले मना कर दिया, तो क्या करोगे, या तो उस ड्यू डेट का वेट कर लो कि ठीक है भाई तो अभी मत दे, एक काम कर ड्यू डेट पे बोल दियो, या फिर तुम्हें लग रहा बायर ड्यू डेट पर भी मुझे क्या नहीं देगा, सेलर सामान नहीं देगा, तो क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, कैंसिल और डैमेज कर लो। ये क्या पढ़ रहे, राइट ऑफ द बायर पढ़ रहे, राइट ऑफ द सेलर पढ़ रहे, बायर। और आखिरी, ये तो सेलर को मिलना चाहिए, बायर को क्यों मिल रहा है, नहीं उसने क्या दिया होगा, एडवांस, उसने एडवांस भी तो दिया होगा। अगर किसी बायर ने एडवांस दे रखा है सेलर को और सेलर धोखाधड़ी करता है, तो बायर कह रहा है जो एडवांस मैंने तुझे दिया, अगर ये एडवांस तुझे ना देके बैंक में जमा करता तो बैंक से क्या मिलता, उतना ब्याज तो दे दे। कोर्ट बताएगा कितना ब्याज अवॉर्ड किया जाए। तो मई 25 में ये क्वेश्चन आया, बाबू लिख लेना मई 25। एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं होता कि अगले में ना आए। अगर बच्चों ने ये क्या किया होगा, सिंपल सी साइकोलॉजी है, अगर 50% जनसंख्या ने ये क्वेश्चन लिखा ही नहीं होगा, या गलत लिखा होगा, या चॉइस में छोड़ दिया होगा, तो ये अगले अटेम्प्ट में भी आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था, 6 नंबर का, 5 नंबर का, राइट ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर, बस एक ही लाइन थी बस।
ऐसे करा भाई, ऐसे थोड़ी कि पूरा 100 नंबर के पेपर टफ बनाते हैं। टफ तो 20 से 25 नंबर का होता है, 60 नंबर का तो पेपर ऐसा होता है कि बच्चा ये समझ के पढ़ के गया हो कि 12वीं नहीं है, क्या है, सीए का एग्जाम है, प्रोफेशनल एग्जाम है, तो पास होना आसान होता है। अब बच्चा पढ़ के ये जा रहा है फाउंडेशन की, तो 12वीं की तरह ही है ना, अकाउंट्स 12वीं की तरह है, ठीक है, लॉ तो बीएसटी की तरह है। भाई लॉ और बीएसटी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लॉ और पीई में कोई कंपैरिजन नहीं है, लॉ और इंडियन इको में भी कोई कंपैरिजन नहीं, मतलब इनको कंपेयर नहीं कर सकते आप। एक बार तो होता जमीन आसमान का फर्क है, कंपेयर कर रहे हैं भाई इतना, नहीं भाई कंपेयर है ही नहीं, है कि नहीं बात, ये तुम समझ चुके हो सेल्स ऑडिट पढ़ने के बाद, ठीक है, कि अपनी लैंग्वेज का कोई अस्तित्व नहीं होता किसी भी कानूनी एग्जाम में, चाहे तुम एलएलबी का एग्जाम दो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी लॉ का पेपर दोगे आप, है ना, उसमें अपनी भाषा का उपयोग वर्जित होता है। समझ में आ गई बात। अब आते हैं भाई आखिरी पड़ाव, आखिरी पेज, खेल खत्म पैसा हजम। सुनेंगे ध्यान से, कौन सी सेल भाई, ऑक्शन सेल, जो बच्चों ने सभी ने देखा होता है, ज्यादातर हम टीवी में देख लेते हैं। एक अंकल जी बैठे होते हैं वकील साहब के कपड़े पहन के, बोली लग रही होती है और हथौड़ा मारते हैं। तो तुम्हें पता है कोई भी सेल ऑक्शन सेल में कब पूरी मानी जाती है, फॉल ऑफ कौन सा हथौड़ा गिरने पर, थर्ड। जो बोली लगाता है बंदा वो कौन होता है, नहीं बिडर, जो बोली लगवाता है वो कौन होता है, ऑक्शनर, और जो बोली लगती है पैसा वो क्या होती है, बिड। तो बिड इज द प्राइस जो आप बोलते हैं, जो बोली लगाता है वो कौन होता है, बिडर। जब भी ऑक्शन होता है हमारे देश में, पूरी दुनिया में, वो लॉ ऑफ एजेंसी यानी कि एजेंट मान के क्या किया था, ऑक्शन किया था, यानी बोली लगवाने वाला तुम्हारा क्या माना जाता है, एजेंट माना जाता है, ठीक है। सामान किसको बेचा जाता है, आप सुनेंगे ध्यान से, जब इस तरह का इश्तिहार न्यूज़पेपर में छापा जाता है ना, तो इसको कानूनी भाषा में बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोलते हैं, इनविटेशन। सुनना, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस 3 चरण में पूरा होता है, नहीं 3 बातें इसमें मानी जाती है, 3 चरण में प्रोसेस पूरा होता है। यानी कि बच्चों को ये लगता है कि जो इश्तिहार है ये दिया गया है ऑफर, और मैं बस ऑक्शन के रूम में जाके खड़ा हो गया, ये मेरी क्या हो गई, एक्सेप्टेंस। तुमने ऑफर दिया, मैंने हाँ कर दिया, सामान देना पड़ेगा। जज ने कहा नहीं भाई, अगर ये मैं पर्चा किसी न्यूज़पेपर में निकाल रहा हूं तो मैंने तुम्हें ऑफर दे दिया और तुम उस कमरे में आ गए, मान लो पूरे रूम का क्या कर रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं, मैंने न्यूज़पेपर में निकाल दिया भाई इस रूम में जो भी सामान है वो बेचा जाएगा। तुम जैसी कमरे में आ गए और तुमने बोला कि भैया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो सारा सामान तुम्हारा हो गया, पर प्राइस की बात तो हुई नहीं। तो जज ने बोला नहीं भाई ये ऑफर नहीं होता, इसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोलते हैं, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है कि जो भी न्यूज़पेपर पढ़ेगा उसे इनवाइट, ये शादी में इनविटेशन आता है ना कि तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं आके ठूस ठूस के खाना, ठीक है, 3 इडियट रेंचो की तरह, है ना, प्लेट भर भर के खाना, पूरी रखने की जगह ना हो तो साइड में एडजस्ट कर लेना और लिफाफा भी खाली लेके आना, है ना, देखा ना वो 3 इडियट वाला सीन शादी वाला। तो शादी में अगर इनविटेशन आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि तुम्हें बुलाया जा रहा है। बोलो क्या समझ आ रही है। ऐसी जब इस तरह का एडवर्टाइजमेंट न्यूज में छपता है तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें बुलाया जा रहा है। जब तुम्हें बुलाया और तुम वहां पहुंचे तो तुमने वहां बिड लगाई 1 करोड़ की हाईएस्ट, है ना, तो ये तुम्हारी तरफ से क्या बनेगा, उस सामान को खरीदने का ऑफर। और जैसे तीसरी बार हैमर गिरा, ये उनकी तरफ से क्या मानी जाएगी, एक्सेप्टेंस। यानी कभी भी ऑक्शन सेल होती है तो ऑक्शन सेल के 3 पड़ाव होते हैं, पहला इनवाइट, दूसरा ऑफर बाय द बिडर, तीसरा एक्सेप्टेंस बाय द ऑक्शनर। और ऑक्शनर की एक्सेप्टेंस कैसे होती है, बोलो, फॉल ऑफ 3rd टाइम हैमर। कुछ जगह पर हथौड़े का इस्तेमाल नहीं होता, आईपीएल में वहां पे बैनर दिखाए जाते हैं,
तो वहां पे बिड जब कंक्लूड हो जाती है जब कोई और पार्टी अपना बैनर नहीं उठाती। जैसे उन्होंने बोला भाई ऋषभ पंत 10 करोड़ रुपए, ठीक है, तो पता लगा पंजाब वालों ने उठा दिया बैनर, फिर एक डिस्प्ले हुआ ऋषभ पंत 15 करोड़ रुपए, तो पता लगा फिर दिल्ली वालों ने बैनर उठा दिया। अच्छा, वो किसकी तरफ से खेल रहा था इस बार? लखनऊ। देख रहा विनोद, कई महीनों के पहले की याद है, पिछली क्लास का याद नहीं होगा। फिर डिस्प्ले हुआ ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए, तो बैनर उठा दिया किसने? लखनऊ ने। फिर डिस्प्ले हुआ ऋषभ पंत 30 करोड़ रुपए, फिर किसी ने बैनर नहीं उठाया। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द ऑक्शन सेल कि लखनऊ को वो बिड मिल गई। तो जज ने लिखा ऑक्शन सेल किसी भी मैनर से हो सकते हैं, चाहे ये मैनर हो चाहे कोई और मैनर हो, चाहे ये मैनर हो चाहे कोई और मैनर हो। अगली बात, जब भी किसी भी कमरे में घुसोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे कमरे का ऑक्शन एक साथ होगा, नहीं, हर प्रोडक्ट का अलग लॉट, यानी फर्नीचर अलग, लैपटॉप अलग, एसी अलग, इस तरीके से लॉट में ऑक्शन होता है। अगली बात सुनना ध्यान से, मान लो भैया विराट कोहली की बोली लग रही है ऑक्शन में, है ना, विराट कोहली 1 रुपया, 1 रुपये में खरीदोगे? विराट कोहली ने चप्पल निकाल ली, क्या बोल रहा है? 1 रुपया बोलो। दूसरा कह रहा 1 रुपया 25 पैसा। तो भाई ये बताओ, अब विराट कोहली की कीमत लगी फॉर एग्जांपल 15 करोड़, तो 1 रुपए से 15 करोड़ तक पहुंचने में आईपीएल खत्म हो जाएगा। बोली लगाते रहते हो 25 पैसे बढ़ा के। तो जज ने बोला भाई ये क्या कर रहे हो भाई? तो लोग कह रहे हैं फिर बोली कैसे शुरू करें जज साहब, हम तो 1 रुपये ही मानते कि 1 रुपये शुरू करते। तो जज ने बोला अगर गुड्स है तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू, कबाड़ी वाली वैल्यू तो होगी, तो उसका रिजर्व प्राइस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? वहां से बोली शुरू की जाएगी। अच्छा ये बताओ, मेरा सामान की बोली लग रही है, क्या मैं अपने सामान पे बोली लगा सकता हूं? मतलब मैं अपने सामान पे लगा सकता हूं, क्या दिक्कत है? लगा सकता हूं, है ना। बस एक दिक्कत है कि बोली लगाने से पहले मुझे ऑक्शनर को अपना नाम अलग से लिखवाना पड़ेगा कि जिसका सामान है वो खुद भी बोली लगाएगा, है ना। मैं नहीं बेच रहा। अच्छा हाँ, कई बार ये क्वेरी भी हो सकती, सही बात है। कई बार क्या होता है, ठीक है ना भाई, सुनो, ऐसी एक मूवी आई थी तो बताता हूँ उसमें ना, एक मूवी थी ओम जय जगदीश। उस पिक्चर में क्या होता है, 3 भाई होते हैं, एक का नाम ओम, एक का नाम जय, एक का नाम जगदीश, 3 भाइयों के ऊपर पिक्चर है। उसका एंड यही है। उसमें क्या होता है, ये बड़े भैया होते हैं अनिल कपूर। अनिल कपूर एक बहुत बड़ा लोन लेते हैं बिजनेस के लिए और अपना घर गिरवी रख देते हैं। उस पिक्चर में अनिल कपूर लोन चुका नहीं पाते, बैंक कहता है ठीक 6 महीने के बाद 25 दिसंबर को तुम्हारे घर की बोली लगाई जाएगी। अनिल कपूर कहता है कि 6 महीने जज साहब बहुत दे दिया आपने, 6 महीने में मैं क्या करूंगा, लोन चुका दूंगा। पर अनिल कपूर 6 महीने में क्या नहीं कर पाते, लोन नहीं चुका पाते। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर मैं लोन नहीं चुका पा रहा तो आप बोली लगवा लो, मैं इतना पैसा कमा चुका हूं कि जो बोली लगाऊंगा ना, सबसे बड़ी बोली मैं ही लगाऊंगा। तो क्या अनिल कपूर अपने ही सामान पे बोली लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर अपनी मर्जी से नहीं बेच रहे, मजबूरी में बेचा जा रहा है। इसलिए लिखा है कि सेलर का राइट है, बस अनिल कपूर को क्या करना पड़ेगा, अनिल कपूर को बिडर को अलग से लिखवाना पड़ेगा कि सामान मेरा है और बोली भी मैं ही लगाऊंगा। हाँ देने पड़ेंगे, पैसे कमा रखे हैं ना उसने। अरे मुंह में रजनीगंधा खत्म हो दुनिया, बस फिल्मों में तो यही होता है। पहले अनिल कपूर सड़क पे रहते थे, 6 महीने में भाई अरबपति बन गए। 6 महीने लगे उन्हें कमाने में पैसा, खत्म बात। ऐसी होता है फिल्मों में। तो सुनो इधर, सुनना ध्यान से। अब तुम्हारे जैसे खतरनाक बालक पहुंचा बोली लगाने, बोली पहुंची 1 करोड़ रुपए। तुम्हारे जैसे बालक बहुत जोश में आ गया, तुमने बोला यार बोली का झंझट खत्म करो, 5 करोड़ 50 करोड़ ले गया भाई, 50 करोड़, है ना भाई। वो जो जिसका सामान था वो खुशी में पागल करा, भाई 1 करोड़ की चीज 50 करोड़ बिकेगी।
वो देख रहा वकील साहब को, वकील साहब धनाधन धनाधन हथौड़ा पीटो। वकील साहब ने बोला 50 करोड़ 1, 50 करोड़ 2, उसकी हवा खराब हो गई। वो इधर उधर देख रहा है, बोलता क्यों नहीं? जैसे सामने बोला 50 करोड़ 3, इसने बोला रुक जाओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं अपनी बोली को विड्रॉ करता हूं। कर सकता नहीं कर सकता? कर सकता है, कर सकता है। थोड़ी सी पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना चालान भरना पड़ेगा, हेलमेट नहीं लगाया चालान दे देना भाई। चालान ऐसा नहीं होता कि तुम पे ना कर पाओ, है ना। हेलमेट नहीं लगा 1000 रुपए का चालान है। इसे बोलते हैं यू बिडर में। कई बार बच्चों को लगता है कि नहीं भाई नहीं हो सकता, नहीं, आप थोड़ा सा चालान भर देना लेकिन अपनी बिड को विड्रॉ। एक और चीज जो हमेशा देखी जाती है, एक हीरो होगा एक विलन होगा। हीरो बोली बढ़ाता जाएगा, विलन भी बोली, और अंत में विलन जीतता है। फिर विलन हीरो की तरफ देखता है, ठेंगा दिखाते हुए, देखा तू क्या मुझसे लड़ पाएगा। विलन हीरो बाहर आता है, ऑक्शन खत्म होता है, दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, है ना। अब मुझे पता ही नहीं पिक्चर कौन सी है, तो पुरानी पिक्चर मैंने देखी थी, मुझे सीन याद आ गया। अब विलन ये कहता है कि मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि तू मुझसे जिंदगी में कभी भी बराबरी नहीं कर पाएगा, इसलिए तू ये सामान भी नहीं खरीद पाया। हीरो बोलता है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, है ना। यानी कि ये बोली मैंने जानबूझकर बढ़ाई थी कि मुझे पता था तू ये सामान। अब देख 1 करोड़ की चीज तूने कितने में खरीदी? 50 करोड़ में। तो इसमें मैं हारा नहीं, तू हारा बे, अकल तो लगा लेता। विलन निकला आजकल के जमाने का, उन्हें रिकॉर्ड कर ली ये बात। विलन कह रहा केस करूंगा, तूने जानबूझ के 1 करोड़ की बोली कितने पे उड़ाई है? तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वैलिड? वॉइड गलत जवाब, वैलिड बहुत ही ज्यादा गलत जवाब। कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड जब होगा जब वो विलन वो रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस स्टेशन या कोर्ट जाए और अपनी बात साबित कर दे। अच्छा विलन निकला सच में अमीर आदमी, तो कह रहा है 50-50 करोड़ चिल लड़े मेरे लिए, है कि नहीं बात, जा तू घर जा। विलन को ये पता लग गया कि हीरो ने बोली क्या करी है, जानबूझ के बढ़ाई है, उसे बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। क्या बोलते हैं? कि हीरो ने वो प्रिटेंडेड बिडिंग की है जानबूझकर, तब भी वो कह रहा कोई बात नहीं मैं तो 50 करोड़ में ले लूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बना? वैलिड। लेकिन वो पुलिस स्टेशन क्या चला गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बना? वॉइड। तो जब तक वो इसका फैसला कर रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं या ना जाऊं, पुलिस स्टेशन की दहलीज तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया जाता है? इसे हिंदी में बोलते हैं वॉइड कराने योग्य, बेकार कराने लायक। हाँ, वॉइड कराने लायक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे किसके प्रोविजन भाई? ऑक्शन के। और फिर आई जय महेशमती, है ना। हाँ, कई बार क्या होता है किताब का आखिरी पन्ना एग्जाम में आता है और हम आखिरी छोड़ जाते हैं, है ना। अब सुनो ध्यान से, मुद्दा ये है जीएसटी कौन भरेगा, बायर या सेलर? जीएसटी कौन करता है? बायर। मैं रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, जीएसटी लग के बिल आया, पे कर दिया। गाड़ी खरीदी, जीएसटी लग के बिल आया, पे कर दिया। ठीक है, मोबाइल लिया, जीएसटी लग के आया, पे कर दिया। एसी लिया, जीएसटी लग के, जीएसटी जिसकी जेब से जा रहा है बायर। बायर कह रहा है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है जीएसटी मेरी जेब से जाएगा। दुनिया का रूल है, इंडिया का नहीं दुनिया का रूल है ना। हर देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भैया ने बताया होगा, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, सामान के ऊपर लगाया जाता है। मैं सामान को क्या करता हूं, सामान का पैसा भी देता हूं और जीएसटी का पैसा देता हूं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई मैंने कार बुक करी सितंबर में, कार कंपनी कह रही है डिलीवरी ले लेना दिवाली वाले दिन नवंबर में, मान लो नवंबर में दिवाली है। जब मैंने कार बुक करी तो कार पे जीएसटी का रेट था 18%, है ना। महेशमती आंटी क्या बोल रही है, जीएसटी इज हियर। फिर महेशमती आंटी दोबारा चल रही, शिवगामिनी आंटी दोबारा चल रही, कहने लगी जीएसटी अगेन है 28% ऑन द कार। मेरे
कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरी के बीच में जीएसटी का रेट 18 से बढ़ा के कितने कर दिया गया? कार पे लगता भी है ना, जो छोटी कार होती है हैचबैक वगैरह उन पर 18 लगता है, जो बड़ी कार होती है 10 लाख से ऊपर उनके 28% लगता है। इस तरीके से जितनी ज़्यादा महंगी कार वो उतनी और महंगी हो जाती है, 28। लेकिन ये फैसला अक्टूबर में हुआ। अब मैं कार सेलर को देख रहा हूँ, कार सेलर मुझे देख रहा है, कार सेलर कह रहा है तू देगा, मैं कह रहा हूँ मैं क्यों दूंगा, 18 तो मैं दे रहा हूँ, तू भरेगा ये। बताओ भाई, हम दोनों ने एक दूसरे के गर्दन पकड़ ली, चोक स्लैम खाएगा तू? अब चोक स्लैम खाएगा? इससे पहले कि मैं उसे और वो मुझे चोक स्लैम दे दे, ये बताओ कौन भरेगा? भाई तुम फैसला कर दो, बोलो भाई, पक्का? अब देखते हैं फैसला क्या हुआ। मुद्दा ये है कि जीएसटी में अगर जीएसटी का रिवीजन हो जाए, यानी रिवीजन ऑफ द रेट हो जाए, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो जर्नली ये दुख दर्द किस पे डाला जाएगा? बायर पे। किस पे डाला जाएगा? तो जज साहब बोल रहे हैं भाई अब मैंने लिख दिया तो लिख दिया बाबू, मैंने लिख दिया तो बायर। लेकिन बायर कह रहा है जज साहब तो गलत बात है। जज कह रहे हैं भाई वो होता अगर 18 से ये 15 हो जाता तो तुम मर जाते तेरे। फिर मैंने तुम्हारी तरह पीले पीले दांत दिखा दी। बायर कह रहा सर हुए तो नहीं ना। जज साहब कह रहे हैं हुए तो नहीं पर हो तो सकते थे, है ना? हो तो सकते थे ना, है कि नहीं बात? बोलो। तो जज ने बोला अगर हो जाता तो कम, तब तू क्या कहता कि चलो बढ़िया बात है, बायर को मिलेगा फायदा। अब ज्यादा हो गया तो अब तू रो रहा है कि बायर को क्यों नुकसान दे रहे हो। तो जज ने बोला देखो चाहे फायदा हो नुकसान हो, चाहे इंक्रीज हो चाहे बाबू डिक्रीज हो, दोनों किसे झेलने हैं। लेकिन अगर बायर चाहता है मैं इंक्रीज डिक्रीज में पंगा नहीं लेना चाहता, तो उसका क्या कर ले? एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब रिवर्स एग्रीमेंट कर ले कि प्लस माइनस जीएसटी के रेट में होगा तो कौन झेलेगा? सेलर झेलेगा। जज ने बोला इट इज ओपन टू द पार्टीज, दोनों ही पार्टीज को ये ओपन है कि वो क्या करना चाहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लो भाई, मुझे बता दो इस एग्जाम्पल में जो एडिशनल 20,000 रुपए हैं वो कौन झेलेगा? इधर भाई, इधर क्या एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी हुआ है? नहीं, तो कौन झेलेगा? अगर एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी होता तो कौन झेलता? ये लिखी बात, एडिशनल प्राइस विल बी पेएबल बाय। तो जीएसटी का टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, जीएसटी तो लगेगा। जीएसटी के टॉपिक का मतलब है इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो कौन झेलेगा? कौन झेलेगा बाबू? बायर झेलेगा। ठीक है? कैसे हो गया? ऐसे कैसे? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो 4 बजे बाकी है। 4, अरे तुमने वो गाना नहीं सुना 4 बजे पार्टी भी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, क्वेश्चन नंबर 8 किताब बंद कर दो पहले। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे और बताएंगे कहां से पूछा गया। भाई किताब बंद कर दो, फिर इसे लिखेंगे। चलो मैं लिखता हूं, ये वाला क्वेश्चन है ना, तुम ग्रुप पे भेजते नहीं है तो यही सजा है कि भाई मैं ही लिखूंगा। नहीं भाई कोई बात नहीं, मुझे लिखने दो, आज बहुत दिन से मैंने लिखा नहीं। एक मिनट थोड़ा, अच्छा प्रोविजन लिखूंगा, एनालिसिस कंक्लूजन तुम लिख देना, ठीक? क्वेश्चन तो पढ़ो, कंक्लूजन तो लिखा हुआ ही है। 1988 1979, उसके बाद ऐसा नहीं है कि नहीं आया, तुम्हारे एग्जाम में भी आता है। सब पिछले जन्म में सीए थे तब दे तो दिया था पेपर, लेकिन अब दोबारा बन रहे हो तो फिर से दे दो। फिर वही बात घूम फिर, अरे तब ये इंटर में था सेल्स ऑफ गुड, और अब ये क्या है? तो इंटर वाले क्वेश्चन किसके बन गए? फाउंडेशन। पढ़ो जल्दी।
चलो हिंट देता हूं, आज ही पढ़ी है ये चीज, हिंट देता हूं, आज ही पढ़ी है। 53 मतलब समझ में नहीं आई बात। मुझे सेक्शन बताओ, मुझे बता दो लॉ क्या कहता है। चलो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे पता नहीं 53 क्या था, मुझे लॉ तो बता दो। इस शब्द से क्या पता लग रहा है? आर पी और एन। बाबू आर पी एन ये 3 लोग हैं, तो इनको मैंने क्या नाम दिया? हाँ, तो बाबू ये कौन है? ठीक है, पी कौन है और आर कौन है? सॉरी एन, एन कौन है? ये वाली बात हमने कहां पढ़ी आज? हाँ 53 में पढ़ी। यानी हमने हिंदी में पढ़ा था, अगर कोई भी सेलर बायर को सामान देता है और पैसा अनपेड रहता है, तो बायर के सब सेल करने के बावजूद भी सेलर का वो राइट खत्म नहीं होगा, डज नॉट अफेक्टेड। ये लीगल वर्ड थे, सुनना ध्यान से। पहले केस में बताओ, क्या वो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता है ईमानदार सेलर? बोलो, क्या ईमानदार सेलर का राइट जिंदा रहेगा? ये तो मना कर रहा है? वो कह रहा नहीं रहेगा, भोलू है वो। हाँ, अनपेड सेलर कह रहा है कि मेरे अनपेड सेलर के राइट थे स्टॉप के और लियन के, तो मैं यहां अनपेड सेलर के राइट ऑफ स्टॉपेज लगाना चाहता हूं। जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? बच्चों आज ही पढ़ा है, आज ही फंस गए। रहेगा, मैं क्यों बताऊंगा एग्जाम में, मैं कैसे जाऊंगा भाई? एग्जाम में आई कार्ड घुमाने से दिमाग थोड़ी चल जाएगा। ये वर्ड क्या? हाँ ये खतरनाक वर्ड। क्या एन को पी की इंसॉल्वेंसी के बारे में पता है? इसका मतलब वो क्या बन गया? भोलू। एक्सेप्शन में नहीं आ गए? अनपेड सेलर के राइट खत्म हो जाएंगे अगर भोलू बायर या तो कंसेंट से खरीद ले, या भोलू बायर गुड फेथ में और प्राइस पे करके खरीदे। दूसरा बताओ, क्या तुम्हारा आंसर डिफरेंट होगा अगर एन को पता है पी इंसॉल्वेंट हो गया? क्या अनपेड सेलर राइट लगा पाएगा? अब लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि अब भोलू बायर भोलू, क्योंकि उसे इंसॉल्वेंसी का, तो भोलू बायर भोलू जब होता है जब उसे पिछले वाले की किसी भी बेईमानी या किसी भी कमियों का नहीं पता। अब लिखूंगा कैसे भाई? लिखा, अब निकालो कॉपी। नहीं अब रजिस्टर, रजिस्टर भाई बैठो, कोई बात नहीं। सेल्स और गुड एक्ट्स में भी कहीं ना कहीं ये पेज खाली है ना, यहाँ आ जाओ फिर। तुम साथ साथ लिखोगे, मैम को बुलाऊंगा, जो नहीं लिखेंगे यहीं बैठेंगे वो। पेज नंबर 216 पे आओ, खाली पड़ा है पेज नंबर 216। चीख चीख के बुला रहा भाई, भर दो मुझे, मेरी जिंदगी में रंग भर दो भाई। पेज नंबर 216, पेज नंबर 216 कह रहा हर पेज क्या था? रंग बिरंगा था, मुझे ही सर ने खाली छोड़ दिया। पेज 216 पे लिख लो यार, सब वही लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बीच में लिखेंगे, प्रोविजन लिखेंगे। प्रोविजन में क्या लिखोगे? सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 53 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है ना। यहां पे मैं लिख रहा हूं जनरल रूल, ठीक है। या पहले यहां पे क्या लिख दो? अनपेड सेलर, अगर लिखना चाहो तो, है ना। चलो यहां मैं लिख देता हूं, राइट सेक्शन 46 अनपेड सेलर डेफिनेशन। वो तो 2 ही लाइन की है ना। अनपेड सेलर इज द पर्सन हु डज नॉट रिसीव द फुल अमाउंट और इफ देयर इज एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड सच इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड। ये पॉइंट नंबर 1 मेरा ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा मेरा
एग्जाम में पॉइंट मत लिखना, मैं डॉट लगा रहा हूँ ना। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा मेरा 53 की हेडिंग डालो जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है? अनपेड सेलर्स राइट। क्या वर्ड यूज किया लॉ ने? अनपेड सेलर राइट्स। ठीक है, अब चलो अगर तुम राइट्स को लिखना चाहते हो लिख लो ना, राइट्स ऑफ लियन एंड राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट डज नॉट अफेक्टेड। इसको एग्जाम में अंडरलाइन कर देंगे, मेन पॉइंट को क्या करना चाहिए? अंडरलाइन। डज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सबसेल या फर्दर सेल, है ना, ऑफ गुड्स, फर्दर सेल ऑफ गुड्स बाय द बायर। ठीक है, हाँ, सबसेल मतलब अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट डज नॉट अफेक्टेड। अनपेड सेलर्स डेफिनेशन लिखनी है 47 पॉइंट नंबर 1 में। फिर यहां लिख दूंगा मैं एग्जाम्पल। एग्जाम में एग्जाम्पल की जगह तुम यहां केस लिख देना, है ना, पापड़ वाला लिख देना, वही पापड़ वाला। है ना, लिख दोगे ना भाई? वाई ने पे नहीं किया एंड वाई सोल्ड द पापड़ टू जेड। ठीक है, तो अनपेड सेलर के राइट क्या रहेंगे? और जेड को उसके बारे में पता है, एंड जेड knows that X is unpaid या Y does not paid the money, कुछ भी लिख देना। then X right of lien, है ना, क्या रहेगा? जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। X was entitled to apply the right of X right of lien can be exercised and X is entitled to refuse to deliver the goods to Z। X रिफ्यूज कर सकता है Z को सामान देने से। ठीक है भाई, फिर क्या लिखोगे? एक्सेप्शन टू अबव रूल, है ना। एक्सेप्शन टू अबव रूल में क्या लिखा जाएगा? द अबव रूल हैज 2 एक्सेप्शन। अबव रूल हैज, अबव रूल कौन सा है कि अनपेड सेलर के राइट जिंदा रहेंगे, इसके 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1 बताओ, एक्सेप्शन नंबर 1 क्या होगा? हाँ, व्हेन सेलर हैज गिवन हिज असेंट। इसे एग्जाम में जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से अंडरलाइन कर देना, सेलर गिवन हिज असेंट। किसको असेंट दे दी? हाँ, टू सबसेल और प्लेज सच गुड्स टू द बायर। जब वो अपने बायर को क्या देता है? कंसेंट देता है। फिर यहां एग्जाम्पल लिख देना। केस लॉ का नाम तुम्हें याद नहीं होगा, लंबा चौड़ा केस लॉ है, पर यहां तुम एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, कि भैया उसने कंसेंट दे दी तो फिर वो सामान किसका होगा? भोलू बायर का, है ना। एक्सेप्शन क्या के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? सब सेल इज वैलिड सेल। दूसरा एक्सेप्शन क्या है बाबू? उसमें क्या लिखा है लॉ में? व्हेन नहीं, उसमें लिखा है व्हेन देयर इज अ सेल बाय
document of title, when document of title of goods is transferred, when document of title goods is transferred to the buyer and buyer subsell the goods through such documents, and buyer subsell the goods through such documents, है ना, and sub buyer purchase goods in good faith and for प्राइस, ये अंडरलाइन कर देंगे, सब बाय परचेज द गुड्स इन गुड फेथ एंड फॉर द प्राइस, ये एक्सेप्शन हो गए। बस इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोविजन। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ कितने, 3 बाबू, क्वेश्चन कितने हैं, मैं साइड में लिख रहा हूं, तुम तो एग्जाम में नीचे लिखोगे कॉपी के, है ना, तो कॉपी की अगली हेडिंग क्या बनेगी एग्जाम की कॉपी की। अब क्योंकि पॉइंट 1 2 3 दे रखा है तो एनालिसिस एंड कंक्लूजन में एक साथ लिख दूंगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आंसर ए में उसे पता है या नहीं पता, तो इसका मतलब है ना, सब बायर कौन है इसमें, नहीं, इन द प्रेजेंट केस नाम क्या है, आर सोल्ड द गुड्स टू वाई, वाई एंड वाई सोल्ड द गुड्स टू एन, यही तो लिखोगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है बिल्कुल वही चिपकाना है। फिर एन, फिर क्या हुआ, आर अनपेड है या नहीं है, बोलो, आर अनपेड है। एन को क्या इंसॉल्वेंसी के बारे में पता है, वाई इज इंसॉल्वेंट, एन नोज अबाउट इंसॉल्वेंसी और नॉट, एन डज नॉट नो अबाउट द इंसॉल्वेंसी, देयरफॉर एन इज गुड फेथ बायर। एन कौन है, गुड फेथ बायर है, और अगर वो गुड फेथ बायर तो वो सामान किसका होगा, तो एन इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स, एन इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द, हो गया आंसर बी। अब आंसर नंबर बी पे आ जाओ, क्या एन को पता है एन को पता है वाई की इंसॉल्वेंसी का, तो क्या लिखोगे, एन नोज अबाउट वाई इंसॉल्वेंसी, ठीक है, हेंस या थस क्या, अनपेड सेलर्स राइट डज नॉट अफेक्टेड, क्या आप एन को गुड्स मिलेंगे, एन डज नॉट एंटाइटल टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। आंसर सी कह रहा है जो तुमने ए और बी का आंसर दिया ना उसके प्रोविजन लिखो, तो प्रोविजन हमने कहा लिख दिए, यहां लिख दिए, तो आंसर नंबर सी में क्या लिख सकते हैं, प्रोविजन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव, प्रोविजन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव। अब ये क्वेश्चन पता है क्यों कराया मैंने, क्योंकि एक बच्चा ये पूछता है कि सर क्या आंसर नंबर 3 में फिर से प्रोविजन लिखूं, नहीं भाई बाकी पेपर छूट जाएगा फिर। अब ये वाली बात तुम दोबारा थोड़ी लिखते रहोगे, इतनी बड़ी बात दोबारा लिखोगे तो ये इसी क्वेश्चन में 10 मिनट चले जाएंगे। तो अगर 4 नंबर में 10 मिनट लगाए फिर कहानी वही है। अगर 180 नंबर के लिए मेरे पास 100 नंबर के लिए मेरे पास 180 मिनट है, तो 4 नंबर में तुम्हें 10 मिनट लगा दिया तो बाकी का 96 नंबर तो फिर 4.5 घंटे में पूरे होंगे ना, तो पेपर पूरा नहीं होगा। क्या लिख देना, प्रोविजन इज डिस्कस एज अबव, समझ गए। अब जो बच्चे कहते हैं सर एक बार आप लिख के बता दो, नए बच्चे कहते हैं विपुल भाई कहां गए, हाँ भाई समझ गए ना भाई विपुल। तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है, एज पर लॉ क्या सेक्शन लिखा है और क्या उसके लीगल प्रोविजन है, जर्नल रूल एक्सेप्शन। एनालिसिस और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है,
जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कौन लोग हैं, उसमें आर है, वाई है और एन है, उनको सलाह देनी है। तो उनको मैंने सलाह दे दी कि भाई एन भाई तुझे यहाँ गुड्स नहीं, यहाँ गुड्स तुझे मिलेंगे, और मैंने दूसरे क्वेश्चन में सलाह दे दी एन भाई तुझे यहाँ पे गुड्स नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि तू पहले में गुड फेथ बायर, तू गुड फेथ बायर नहीं है, पहले में क्यों मिलेंगे? एक मिनट भाई, भगदड़ होता है तुम्हारे जैसे बच्चों के चक्कर में, भगदड़ में लोग मरते हैं। सुनिए बात, जल्दबाजी। आंसर तो पढ़ लो। पहला आंसर सही है, बताओ क्या आर 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 कौन है? क्या अनपेड सेलर राइट टू स्टॉप कर सकता है? नहीं। गुड्स किसके होंगे? क्योंकि एन कौन है? लिख दिया हमने बात। दूसरे केस में क्या एन को पता है वाई इंसॉल्वेंट है, तो वो गुड फेथ बायर। जब तुझे पता है इंसॉल्वेंट है तो भी तू खरीद रहा है, तो क्या होगा? आंसर वुड बी डिफरेंट। क्या आर राइट ऑफ स्टॉपेज लगा सकता है? बोलो हाँ, आर राइट ऑफ लियन लगा सकता है और एन को गुड्स नहीं मिलेंगे। इसका प्रोविजन बताओ, प्रोविजन एज डिस्कस। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां मैंने सिर्फ एनालिसिस कंक्लूजन दे रखी है। एग्जाम में तुम्हें एनालिसिस कंक्लूजन के साथ साथ प्रोविजन अपनी मेहनत से लिखना है। ये रहा भाई लोगों प्रोविजन। अगले हफ्ते टेस्ट है, ईमानदारी से देना है, पूरे नंबर लाने हैं। किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, समस्या है, वो आके पूछ सकता है। कोई भी डाउट हो बालक पूछ सकते हैं। वो बता दूं। वही कितने नंबर का आता? 100 का, 21 का, तो 20-21 नंबर का ही टेस्ट होगा। जितने नंबर का 100 का एग्जाम में आता है उतने नंबर का ही टेस्ट है। हाँ 20 नंबर का सब। और क्या जनवरी वालों ने पढ़ नहीं लिया क्या? पढ़ लिया तो देना है भाई, कम से कम पता तो लगेगा। मैं लिख के रहा हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।